की पूरी थ्योरी समझाई थी, सब कुछ बता दिया था मैक्सिमम, फोटोन फ्लक्स, फोटोन डेंसिटी, 10-15 मिनट का कल जो लेक्चर शेयर करा उसमें देख लेना, 2 पेज छोड़ के फिर लिख लो आज के नोट्स, ठीक है। हाँ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था बच्चों, जब आप हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस को मेटल सरफेस पे डालते हो तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों, एमिट होते हैं, ठीक है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, क्या इसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो एमिशन प्रोसेस कैसे कैसे हो सकती है, एमिशन तो एक होता है बच्चों थर्मो आयनिक एमिशन, आयनिक एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को आप किस किस तरीके से इजेक्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स को आप किस किस तरीके से बच्चों इजेक्ट कर सकते हो। अगर मान लीजिए मेटल सरफेस है, ठीक है, अगर आप इसको हीट करोगे तब भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। Heating, by heating the surface, electrons are emitted from the metal surface. By heating the metal surface, electrons are ejected from the metal surface. इसे बोलते हैं बच्चों थर्मोडायनेमिक एमिशन। एक होता है बच्चों फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या होगा बच्चों, फील्ड एमिशन जैसे आपके पास ये आपने 2 प्लेट्स है, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे क्या आपका नेगेटिव, या मेटल प्लेट्स रखती, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, मूव करेंगे और मेटल सरफेस से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स आर एजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। फील्ड के इफेक्ट के कारण, फील्ड के फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल सरफेस से बाहर आते हैं उसे बोल देते हैं बच्चों फील्ड एमिशन। अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम द मेटल सरफेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फील्ड एमिशन, ठीक है। एक होता है बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, या इसका दूसरा नाम है ओजर इफेक्ट, ओजर इफेक्ट, इसका दूसरा नाम क्या, ओजर इफेक्ट। जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये मेटल सरफेस है, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जैसा कि एक्सरे में होता है जनरली, ये किसमें होता है, एक्सरे में, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं मेटल सरफेस से, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे टकराएंगे और इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन एमिशन या ओजर इफेक्ट। दूसरा नाम क्या है उसका, ओजर इफेक्ट, ठीक है। हमें पढ़ता है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो आयनिक इमिशन, ये आपकी जर्नल से बातें थी। हीटिंग के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उसे थर्मोआयनिक एमिशन बोलते हैं। जब फील्ड के इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर निकलते हैं तो उसे बोलते हैं बच्चों फील्ड एमिशन। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन एमिशन, या दूसरा नाम है बच्चों ओजर इफेक्ट इसका, ठीक है। जनरली ये एक्सरेज में होता है आपके पास, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, अब हमें बात करनी है बच्चों फोटो आयनिक एमिशन की। जो फोटोन्स, फोटो आयनिक एमिशन मतलब बच्चों फोटो आयनिक एमिशन, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल रहे हैं हम लोग, एमिशन। चौथा है आपका फोर्थ, जो फोटोन्स हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस, जो फोटोन्स मेटल सरफेस पे गिरते हैं तब इलेक्ट्रॉन जब मेटल सरफेस से बाहर आते हैं, फोटोन मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन पैकेट्स की फॉर्म में जब मेटल सरफेस पे गिरती है तब इलेक्ट्रॉन जब मेटल सरफेस से बाहर आता है उसे बोल देते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, अंडर द effect of high frequency radiation, high frequency radiation
electrons are emitted from the metal surface, from the metal surface is called photoelectric effect. Photoelectric effect क्या बोलते हैं बच्चों? उसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है. अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी किसने करी थी और दिया किसने था और क्वांटम थ्योरी किसने एक्सप्लेन करी? अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से. एक बार इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं. कर लीजिए नोट. इसको सेकेंडरी एमिशन भी बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन एमिशन का दूसरा नाम है बच्चों यहाँ पे सेकेंडरी एमिशन. सेकेंडरी एमिशन वो इलेक्ट्रॉन को निकालता है ना, इसलिए. हाँ, इसका दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी एमिशन. इलेक्ट्रॉन एमिशन का दूसरा नाम क्या है? सेकेंडरी एमिशन. हाँ, नोट कर लीजिए. हो गया? कर लिया नोट सबने बच्चों? हाँ. ओके. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी किसने करी थी बच्चों? हर्ट्ज ने. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी किसने करी थी? हर्ट्ज ने. 1887 के आसपास की बात है ये. ठीक है. हाँ. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था बच्चों? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लिनार्ड एंड हाल्वोच ने. हाल्वोच एंड लिनार्ड ने. हाल्वोच और लिनार्ड ने. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था? हाल्वोच और लिनार्ड्स ने. ठीक है. वन सेकेंड. डिस्कवरी करी थी बच्चों हर्ट्ज ने. ठीक है. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था हाल्वोच और लिनार्ड ने. और क्वांटम मैकेनिकली किसने एक्सप्लेन करा था? क्वांटम थ्योरी किसने एक्सप्लेन करी थी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की? क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये दिया था बच्चों आइंस्टीन ने 1905 में. क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दी थी? ऐसे सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन जो दिया था इसका एक तरीके से वो किसने दिया था? आइंस्टीन. अगर तुमसे पूछे डिस्कवरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने करी थी तो हर्ट्ज ने करी थी, आइंस्टीन ने नहीं करी थी. ठीक है. हाँ, सक्सेसफुल वेरिफिकेशन आप कह सकते हो या क्वांटम मैकेनिकली जो एक्सप्लेनेशन दिया गया था वो किसने दिया था बच्चों? आपका आइंस्टीन ने. वो किसने दिया था? 1905 में. आइंस्टीन की बिग बग थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है. ठीक है. इतना आगे समझ में बताइए. हाँ, अब देखो हाल्वोच ने क्या कहा कि जब यहां से एक जिंक प्लेट ले ली उसने और यहां से उसने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को फोल्ड करा. हाँ, जिंक रेडिएशन
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जिंक प्लेट पे डाला। ये इलेक्ट्रॉनस्कोप था जिसमें आपने देखा था कि चार्ज प्लेट्स लगी रहती थी, फॉयल प्लेट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो देखा कि अगर ये जिंक प्लेट नेगेटिव चार्ज थी तो क्या बन गई, न्यूट्रल बन गई। अगर ये जिंक प्लेट पॉजिटिव थी तो क्या बन गई, मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव। उसने देखा कि पहले उसने जिंक प्लेट को नेगेटिव चार्ज था मान लिया, तो उसने देखा कि जिंक प्लेट न्यूट्रल बन गई। अगर जिंक प्लेट में कुछ पॉजिटिव चार्ज था तो क्या बन गई, मोर पॉजिटिव। मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, यहाँ से जिंक प्लेट से मूव कर रहे हैं। अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द जिंक प्लेट। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए जब नेगेटिव था तो न्यूट्रल बन गई, और जब न्यूट्रल थी तो पॉजिटिव बन गई, और पॉजिटिव था तो क्या बन गई, मोर पॉजिटिव। लिनार्ड ने इसी एक्सपेरिमेंट्स को करा अंडर द डिस्चार्ज ट्यूब, वैक्यूम क्रिएट करके ये बैटरी लगा दिए। ठीक है, हाँ, यहाँ पे लिनार्ड ने क्या करा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मैं नीचे से हटा रही हूँ, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ मैं। लिनार्ड ने इसी एक्सपेरिमेंट्स को डिस्चार्ज ट्यूब के इफेक्ट के कारण ये एनोड और ये क्या था आपका कैथोड। ठीक है, यहाँ पे विजिबल रेडिएशंस को फोल्ड करा। हलवाच ने इसी एक्सपेरिमेंट को अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के लिए करा, और लिनार्ड ने इसी एक्सपेरिमेंट्स को किसके लिए करा, विजिबल रेडिएशंस के लिए। ठीक है, हाँ, तो उसने देखा कि कैथोड से एनोड्स इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और सर्किट में करंट क्या करता है, फ्लो करता है। फोटो सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या करता है, फ्लो करता है। जब उसने विजिबल रेडिएशंस को कैथोड, ये कैथोड और ये क्या है बच्चों, एनोड, कैथोड के ऊपर फोल्ड करा तो उसने देखा इलेक्ट्रॉन्स जो है कैथोड से एनोड क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड्स। ठीक है, और अंडर दिस इफेक्ट सर्किट में करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब इसी थ्योरी को हम पूरा डिटेल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। अब बात करते हैं, क्या हर कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स आपके रिमूव हो जाते हैं मेटल सरफेस? इसके लिए बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ कंडीशंस थी। यही चीजें आइंस्टीन ने यहाँ आगे आके क्वांटम मैकेनिकली सक्सेसफुली एक्सप्लेन करी थी। यही सब बातें किसने एक्सप्लेन करी थी आगे, आइंस्टीन ने आगे एक्सप्लेन करी थी। तो कोई बहुत बेसिक सी बातें हैं, आपको हर जगह नहीं भी मिलेगी। ठीक है, हाँ, थोड़े हलवाज ने एक्सपेरिमेंट्स को दिया अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के इफेक्ट में। लिनार्ड ने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट करा और वहां पे उसने एक एक्सपेरिमेंट करा, तो उसने देखा कैथोड से एनोड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, और कैथोड से जब एनोड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, आपका सर्किट के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है इसको। ठीक है, हाँ, अब मैं इसी को पूरा वेरिफिकेशन सब कुछ इस पे बेस्ड है। अब मैं इसको आगे एक्सप्लेनेशन दूं। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, हो गया। हार्स बीच में कहाँ चला गया था, बीच में 5 मिनट गायब था। मुझे सबका पता लग रहा है कौन है कौन नहीं है। ठीक है, स्क्रीन पे मेरे सारे दिख रहे हो। अब देखो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन ने, मैंने कहा क्वांटम मैकेनिकली इलेक्ट्रॉन्स क्या, क्वांटम मैकेनिकल जो एक्सप्लेनेशन दिया वो किसने दिया था बच्चों, आइंस्टीन ने 1905 में। इसलिए जो सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन माना जाता है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का,
वो आइंस्टीन के द्वारा माना जाता है। क्यों? उसने क्या कहा बच्चों, सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स पढ़ेंगे आप। लिनार्ड और हार्वर्ड्स के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से पहले थोड़ी सी आइंस्टीन की इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन क्या कहती है? क्या जरूरी नहीं है बच्चों कि हर एक कंडीशन में, सबसे पहले इसकी एक छोटी सी बात करते हैं। बेसिक टर्म लिख सकते हो आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के लिए कि बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, सबसे पहले क्या है कंडीशन बच्चों, अगर एक तो कंडीशन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम एक वर्ड पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट को करने से पहले, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, और एक पढ़ेंगे हम लोग वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, ठीक है। एक हम इस इक्वेशन को पढ़ेंगे के मैक्सिमम इज इक्वल टू ई माइनस का 5। देखो इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले मुझे इन 3 टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट की स्टडी के लिए पहले मैं इन 3 चीजों को जानूंगी, फिर इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ना बड़ा इजी हो जाएगा हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करती हूँ बच्चों मैं वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंडीशन में वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है बच्चों, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy which is required to remove the electrons from the metal surface is called वर्क फंक्शन। ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाया था आपको। हाँ, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मैंने कहा था एक पेड़ को निकालना है, पेड़ को निकालने के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए 200 जूल, तुम्हारी एनर्जी है 198 जूल। तो क्या तुम उस पेड़ को रिमूव कर सकते हो? नहीं ना। तो उस पेड़ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, उस पेड़ को बाहर उखाड़ने के लिए तो मिनिमम एनर्जी 200 जूल तो चाहिए। तो 200 जूल है, उसे क्या बोल रहे हैं, वर्क फंक्शन। क्या बोल रहे हैं बेटा, वर्क फंक्शन। हाँ, अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन बच्चों अलग अलग होता है। सीजियम का अलग है, पोटेशियम का अलग है, लिथियम का अलग है। अलग अलग मेटल्स का वर्क फंक्शन बच्चों अलग अलग होता है, ठीक है। हाँ, एक हम इसमें बात करेंगे। अब देखो जैसे मेटल सरफेस है, ये क्या है बच्चों, मेटल सरफेस। अब मान लो कोई भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जरूर, जैसे मान लो सीजीएम ही है, ठीक, इसके लिए वर्क फंक्शन चाहिए आपको 4.2, ठीक है। हाँ, सचिन चौधरी बातें नहीं। लेकिन मान लो तुमने एनर्जी डाली आपकी 3 जूल की, 3 की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो क्या इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आएगा? नहीं आएगा। तो मिनिमम इसके लिए कितनी चाहिए? 4.2 तो चाहिए ही ना, 4.2 तो मिनिमम चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, तो आपके पास क्या है, अगर ये मेटल सरफेस है, ठीक है। हाँ, ये मेटल सरफेस है, अगर तुम इसमें हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा। कब बच्चों? जब तुम्हारी एनर्जी वर्क फंक्शन से क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम द मेटल सरफेस बच्चों ओनली व्हेन एनर्जी फॉल्स ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल। ये जो भी मेटल है, मेटल के वर्क फंक्शन को फाई से भी लिख देते हैं बच्चों, डब्ल्यू से भी लिख देते हैं। वर्क फंक्शन को किसी बुक में फाई से, किसी को डब्ल्यू से, कंफ्यूज मत होना उस बात में, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है बच्चों, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे मेटल सरफेस से कब बच्चों? जब एनर्जी ग्रेटर देन होगी किससे, वर्क फंक्शन से। मैंने कहा तुम पेड़ को तभी उखाड़ पाओगे जब तुम्हारी एनर्जी आपकी ज्यादा होगी, किससे? पेड़ की एनर्जी से 200 जूल से ज्यादा होगी।
लेकिन ये बच्चों नेसेसरी नहीं है। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि इज दैट नेसेसरी, इफ E is greater than 5 then electrons always ejected from the metal surface। क्वेश्चन लिख लीजिए, is that necessary that if E greater than equal to 5 then electrons always ejected from the metal surface, from the metal surface। नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये कब पॉसिबल है? जब आप ये कह रहे हो कि मैडम वेस्टेज कोई एनर्जी नहीं हुई, तुमने 200 की 200 पूरी उस पेड़ को निकालने में लगा दी, तब आप कह सकते हो। अब हो सकता है भाई कुछ एनर्जी कोलिजन में वेस्ट हो गई हो, कुछ एनर्जी इधर उधर की बातों में वेस्ट हो गई हो, है ना। ये कंडीशन, इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन में मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा, नो डाउट, लेकिन तभी बाहर निकलेगा बेटा, तभी बाहर निकलेगा जब आपके पास कोलिजन क्या है, 0। जब आप यहाँ पे क्या अज्यूम करते हो, अज्यूम दैट कोलिजन क्या है बच्चों, 0। कोलिजन में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, तब आप कह सकते हो कि इस कंडीशन में मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लेकिन हमेशा, ऑलवेज, हमेशा नहीं कह सकते। आप यहाँ पे लिखेंगे इस कंडीशन में आप यहाँ लिखेंगे आंसर में मे बी। आंसर क्या आएगा इसका, वो कहता है आंसर क्या आएगा, मे बी इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्रॉम द मेटल सरफेस, मे बी इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। मे बी पॉसिबल है, जरूरी नहीं है। पॉसिबिलिटी है, जरूरी कब होगा, जब कोलिजन क्या होगा, 0। कोलिजन क्या होगा, कोलिजन में या एक्स्ट्रा एक्टिविटी में कोई एनर्जी खर्च वहां पे नहीं होगी। तो आप ये लिखेंगे मे बी, पॉसिबल है, पॉसिबल है, जरूरी नहीं है। अर्ज क्या बात हो रही है बेटा, कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या आज आपको? हाँ लिखिए बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लिखिए मे बी, पॉसिबल है बच्चों, जरूरी नहीं है। मैं आपको बात को समझाती हूँ एक बार, लिखिए जल्दी से। मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ आपको ये वाला लेक्चर। देखिए कैसे, आपने कहा बच्चों ये एनर्जी है, मान लीजिए ये एनर्जी थी आपके पास, एनर्जी E, ये वर्क फंक्शन 5। आपने कहा ये कोलिजन, और ये कहा आपने काइनेटिक एनर्जी मैक्स, जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आएगा। आपने कहा एनर्जी 10 जूल है, जो एनर्जी आपने मेटल सरफेस पे डाली वो कितनी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन था मान लिया बच्चों आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन मेटल का कितना था, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोलिजन में कोई एनर्जी खर्च नहीं हुई, तो इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब की बार कोलिजन में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च होगी, तो इलेक्ट्रॉन कितने से बाहर आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर आएगा। तीसरी कंडीशन, अब की बार कोलिजन में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही खर्च होगी, कितनी बची, 10 में 4 के 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही खर्च होगी, कितनी बची यहाँ पे, 0। अब की बार अगली कंडीशन में क्या हुआ, और मोर मान लिया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च होनी है यहाँ पे। भाई कोलिजन के अंदर वो और चाह रहा है, और एनर्जी, और शरारती बच्चा और कहीं ना कहीं बात फालतू की बातों में अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बाहर आ रहा है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाहर आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं बाहर, क्योंकि उसके पास एनर्जी बची 0।
आपके पास K मैक्सिमम इज इक्वल टू E माइनस का फाइव। इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से बाहर आएगा? जितनी एनर्जी आपने दी, जितनी एनर्जी वर्क फंक्शन में यूज हो गई, जो बची हुई एनर्जी, अगर आप कहते हो कोलिजन जीरो है, कोलिजन क्या है? जीरो, तब आप कह सकते हो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ रही है। यही हमारी आइंस्टीन की इक्वेशन थी, जिसमें हम ये भी कह देते हैं, कई बार बुक्स में ये लिखा हुआ है कि हमारे टोटल एनर्जी तुमने ई मेटल सरफेस पे डाली, ठीक है, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी तो वर्क फंक्शन में खर्च हो गई, उसको लिबरेट करने में मैक्सिमम, और जो बची हुई एनर्जी थी उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया मेटल सरफेस से। तो टोटल एनर्जी दो वे से खर्च होगी, एक तो वर्क फंक्शन में, एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं यहाँ से बच्चों E माइनस का फाइव। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से? E माइनस का फाइव। फोन आ जाते हैं बीच में एक बार, ठीक है। हाँ, फिर से देखिए, एक बार इसको नोट करो, एक बार मैं फिर से समझाती हूँ बात, ये क्या समझाई। ये वर्ड मैक्सिमम वर्ड को समझाया मैंने इस टेबल से सिर्फ आपको कि ये मैक्सिमम वर्ड क्यों आया। ये मैक्सिमम वर्ड क्या बता रहा है कि एनर्जी किसके बीच में हो सकती है? 0 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 6 हो सकती है, रेंज हो सकती है 0 से 6। लेकिन ये मैक्सिमम कब हो सकती है बच्चों? हमारा ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब कोलिजन क्या है बच्चों? 0। जब कोलिजन क्या है बेटा? 0 है। हाँ, एक बार नोट कर लीजिए इसको। हाँ, देखो मैं बताती हूँ ये फॉर्मूला कैसे बना। ये आइंस्टीन इक्वेशन भी आपकी। हाँ, देखिए, आइंस्टीन ने कहा आइंस्टीन्स इक्वेशन। आइंस्टीन ने कहा जब आप मेटल सरफेस पे ये एनर्जी को फोल्ड कर रहे हो तो इस एनर्जी का जो पार्ट है, सम पार्ट, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वर्क फंक्शन की फॉर्म में खर्च हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करने में, और जो बची हुई एनर्जी है उससे इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करती है। जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन जो है काइनेटिक एनर्जी लेके बाहर आता है। तो जो टोटल एनर्जी वो दो तरीके से खर्च हुई, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना E माइनस का फाइव, ठीक है। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला ये बनेगा मैक्सिमम E माइनस का फाइव कब? ये फॉर्मूला कब है बच्चों? ये मैक्सिमम वर्ड जो लिखा रहता है कब है बच्चों? व्हेन कोलिजन इज 0। जब कोलिजन में कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, देयर इज नो वेस्ट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कोलिजन, देयर इज नो वेस्ट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कोलिजन। जो कोलिजन की फॉर्म में कोई एनर्जी वहां पे बच्चों वेस्ट नहीं हो रही, तब आप इस फॉर्मूले को कह सकते हो। नहीं तो जरूर थोड़ी ना बच्चों, हो सकता है कोलिजन में कुछ एनर्जी और खर्च हो रही हो, तो मैं इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकती। दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब कोलिजन में कोई एनर्जी वहां पे खर्च नहीं हो रही, ठीक है। हाँ, अब बात समझ में आ गई। जब मैंने क्या था कि अगर E ग्रेटर देन 5 होगा तो देन में electron comes from the metal surface, then may electrons comes from the metal surface। पॉसिबल है आ जाए कब बच्चों? जब कोलिजन 0 है। जब कोलिजन 0 है, कोलिजन में किसी तरह की कोई एनर्जी का खर्च वेस्ट नहीं हो रहा, तब आप कह सकते हो पॉसिबिलिटी है कि E ग्रेटर देन 5 होगा। तब हमेशा, तब जब कोलिजन में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, तब कह सकते हो कि हमेशा इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आएगा। लेकिन इन जनरल पूछे तो जरूरी नहीं है, इन जनरल ऐसा जरूरी बच्चों नहीं, ठीक है। नोट करिए। यस, अब बात करते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। ये बेसिक टर्म समझ आ गई?
इसको यूज करूंगी मैं जब मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाऊंगी, तो मैं यूज करूंगी इस इक्वेशन को। हाँ, अब बात करते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देखो रेडिएशन एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी पे। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आएगा, द मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बच्चों मतलब फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी at which electron comes from the metal surface, from the metal surface is called threshold frequency, is called threshold frequency। कितनी हो सकती है बच्चों? ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन की तो बराबर चाहिए ही बच्चों। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होनी चाहिए? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन एच एफ नोट। वर्क फंक्शन की क्या होती है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एच एफ। तो क्या लिख सकते हैं? एफ नोट। एफ नोट क्या बताएगा यहाँ पे? वर्क फंक्शन। ये लिख लिया इधर से, एक बार मैं बताती हूँ, एक बार लिखिए जल्दी से। हाँ देखिए कैसे, आपने कहा E ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन है ही है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं एच एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो एफ क्या हो जाएगा? 5/h। तो एफ नोट, ये एफ नोट कह सकते हो, या वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे क्या आएगा? बाहर आएगा। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस, भाई इसके बराबर तो होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। इसको कह सकते हो एफ नोट बराबर 5/h। तो 5 को क्या लिख सकते हो? एच एफ नोट। 5 को क्या लिख सकते हो? एच एफ। तो एच एफ नोट क्या है? वो थ्रेशोल्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आएगा, जिसको हम ये लिखेंगे अगर एफ ज्यादा है एफ नोट से, तब इलेक्ट्रॉन इन दैट कंडीशन देन इलेक्ट्रॉन एम्प्टीड फ्रॉम द मेटल सरफेस, फ्रॉम द मेटल सरफेस। कब बच्चों? जब कोलिजन में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं रही। ऐसा कब है बच्चों? जब कोलिजन में हम मान रहे, ये जो हमारे जो टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं ना, ये कब पढ़ रहे हैं बच्चों? कोलिजन में जब कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, ठीक है। अगर F बराबर है F नोट के, देन इलेक्ट्रॉन जस्ट लिबरेट, इलेक्ट्रॉन जस्ट लिबरेट। अगर F लेस देन F नोट से, देन इलेक्ट्रॉन does not ejected from the metal surface, the metal surface। तब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बच्चों बाहर नहीं आएगा, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, नोट करिए बातों को जल्दी से। लिख लिया बेटा सबने? हाँ, एक वीडियो लेक्चर मैंने कल सेंड करा था, एक आज सेंड करूंगी ना, तो इन दोनों को पूरा देख लेना अच्छे से, एक बार फटाफट फास्ट रिवाइज देख लेना, कुछ छूटा हो तो लिख लेना, बाकी तो मैंने मैक्सिमम क्लास में करवा दिया है, ठीक है। हाँ बेटा, और ये होमवर्क सभी बच्चे मुझे सेंड करें, कल सबने नहीं करा मैं फोन करूंगी फिर पेरेंट्स के पास, ध्यान रखना। सचिन चौधरी, निशांत दैया, सुधर जाओ तुम। देखिए अब बात करते हैं, ये बेसिक टर्म समझ आ गई, वर्क फंक्शन क्या है, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। अब बात करते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स बता दिया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले से बात करते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक करंट की, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फिर बात करेंगे
स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बताया था बच्चों लिनार्ड में कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें वैक्यूम क्रिएट करा। ये क्या है बच्चों, कैथोड, और ये क्या है, एनोड। यहां से ये मीटर ये कनेक्ट कर दिया यहां से, ठीक है। जब आप हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस को मेटल सरफेस पे डालोगे, फोटॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों कैथोड से एनोड मूव करेंगे। इन द डिस्चार्ज ट्यूब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर मूव बिटवीन कैथोड टू एनोड्स। Due to this, current is created in the circuit that is called photoelectric current. क्या बोलेंगे उसको, photoelectric current, ठीक है। इसे बोलते हैं बच्चों कैथोड, इसे बोलते हैं बच्चों एनोड। कैथोड आपके पास इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा हुआ है, तो उस पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड मूव करेंगे और जिसके कारण सर्किट में करंट क्या करेगा बच्चों, फ्लो करेगा। इस करंट को बोलते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एक बार इसको बना लीजिए, फिर मैं लिखवाती हूँ एक बार बना लीजिए जल्दी से इसको। हाँ बना लिया। द करंट ड्यू टू द, मैं लिखूं द करंट ड्यू टू द photoelectron, the current due to the photoelectron emitted by cathode is called photoelectric current. Photoelectric current, नोट करिए इस बात को। लिख लिया, हाँ। सैचुरेशन करंट में आऊंगी अभी अभी अभी, अमन आ रही हूं, अभी स्टार्ट करा है। अभी से तो बस इतना बताया फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है। हाँ अब देखो, अब जो पॉइंट आने वाले वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पहला पॉइंट है बच्चों इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट, पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पहले तो मैं बता देती हूँ बच्चों आई, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, फोटो मतलब आई मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। देखो इन बातों को बड़े ध्यान से समझना बच्चों, थोड़ी सी क्लास लंबी चलेगी, आज इस टॉपिक को पर पूरा करेंगे, ठीक है। हाँ, इसी टॉपिक से क्वेश्चन आने के 98% चांस होते हैं। मेन टॉपिक ये है इस चैप्टर का। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन। पहले डायरेक्ट बता रहे हो फिर समझो, नोट कर लीजिए इस बात। बस डायग्राम थोड़ा छोटा बना दो क्योंकि मुझे बार बार थोड़ा लिखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। लिख लिया सबने, लिख लिया। हाँ अब देखो, अब देखो मैं थोड़ा छोटा बना के फिर समझाती हूँ। इधर बना देती हूँ मैं इसको साइड में। ये कैथोड, ये एनोड, ये एमीटर, ये रेडिएशंस ऑफ फोटोन, ठीक है। हाँ देखो मैंने कहा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इंटेंसिटी मतलब बच्चों पावर, कल समझाया था। इंटेंसिटी क्या थी, पावर अपॉन एरिया। ये एक बल्ब है
जिसकी पावर 50 वोट है, एक दूसरा बल्ब है जिसकी पावर बच्चों 100 वोट है। तो अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, तुमने एक बल्ब से रेडिएशन डाली पहले जैसे 50 वोट के बल्ब से, फिर तुमने दूसरे बल्ब से रेडिएशन डाली जिसकी पावर थी कितनी 100 वोट, तो इससे नंबर ऑफ फोटोन जो निकलेंगे, इससे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे वो ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा आएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड टू एनोड मोर एंड मोर मूव करेंगे, इससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो अब क्या लिखेंगे, इफ ये बात समझ आ गई ना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन इंक्रीज करोगे तो पावर इंक्रीज हो जाएगी। पावर इंक्रीज का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने ज्यादा गिरे होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर ज्यादा निकलेंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड क्या करेंगे बच्चों, मूव करेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन increases then number of photon increases, it means more and more electrons are moved from cathode to anode. Due to this photoelectric current increases. जिसके कारण फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या होगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। पहला पॉइंट समझ आया। अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, इंटेंसिटी मतलब बच्चों पावर इंक्रीज कर दोगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। जितने ज्यादा फोटॉन्स कैथोड पे गिरेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड मूव करेंगे, सर्किट में करंट क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका मतलब जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन इंक्रीज करोगे तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर होगी ये बात, सबको बताइए, बोले बेटा। क्लियर, ओके। हाँ, आगे चलते हैं। अब अमन की बात पे आते हैं, सैचुरेशन करंट। अब बात करते हैं सैचुरेशन करंट की, ये लिख लेने बात है। अगला पॉइंट डालो, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, ठीक है। देखो, इफ यू इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल एट द एनोड, अगर आप एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर दोगे तो ये मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ कैथोड से, और एक स्टेज ऐसी आएगी जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से कहां पहुंच जाएंगे, एनोड पे पहुंच जाएंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, देखो पहले आपने देखा फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इंटेंसिटी के साथ, ये ग्राफ बना लो एक बार, पहले ऐसे वेरी कर रहे थे लीनियरली, वसु ये आने का टाइम है इतना लेट। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के साथ ऐसे वेरी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये ग्राफ बना लो पहले वाले स्टेप में, सैचुरेशन करंट की हेडिंग से पहले बना लो ये वाला ग्राफ, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। हाँ, बना लिया। अब बात करें सैचुरेशन करंट। हाँ, अब देखिए, अब देखो क्या होगा, सैचुरेशन करंट क्या होगा। अब जैसे जैसे यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे, यहाँ अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन ये कैथोड एनोड से खींचेगा, ये कैथोड जो है एनोड से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये कैथोड जितने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा उतना सर्किट में करंट ज्यादा फ्लो करेगा।
करंट बढ़ता जाएगा बच्चों, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाए करंट बढ़ता जा रहा है। एक स्टेज ऐसे आ गई जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, मान लिया 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन थे कैथोड के पास, कैथोड जो मेटल प्लेट थी उसके पास 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन थे। एक स्टेज ऐसे आई बच्चों, करंट बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। एक स्टेज ऐसे आ गई जब करंट क्या हो गया बच्चों, सैचुरेट हो गया, मतलब अब इससे ज्यादा आगे करंट आपका बढ़ेगा नहीं। इसे बोलते हैं बच्चों सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। लिखोगे कैसे लाइन, ये समझ आया, आया कैसे, ये समझ आया। वी मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे डेफिनेटली, इसी टॉपिक से क्वेश्चन आना है, यही टॉपिक हमारा मेन है। इसको समझ लो, सारा आगे इसी से चलना है। लिखें कैसे, इफ वी इंक्रीज द, इफ वी इंक्रीज द, इसका मतलब है इंक्रीज, ये तीर का निशान समझ रहे हैं, इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल एट द एनोड, पॉजिटिव पोटेंशियल at the anode, then more and more electron, more and more electrons are moved from cathode to anode, cathode to anode, cathode to anode. A stage is reached, a stage is reached when all the electrons from cathode to reach at the anode, दिख तो रहा है ना नीचे, reach at the anode, ठीक है। एंड ये लिख लो, एंड करंट बिकम मैक्सिमम, एंड मैं ऊपर लिख रही हूं, एंड करंट बिकम मैक्सिमम। फर्दर इफ यू इंक्रीज द पोटेंशियल फर्दर if we increase the potential, if we increase the potential, then current not increases, this current is called saturation current. this current मैं रेड पेन से लिख देती हूँ, this current is called saturated current, saturated current. This current is called saturated current. अमन समझ आया बेटा सैचुरेटेड करंट का कंसेप्ट। देखो तुम पॉजिटिव, एक मेटल है उसमें 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन थे, तो उसने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिए वे कैथोड से एनोड, खींच लिए। अब उसके बाद आगे इलेक्ट्रॉन, करंट किसके कारण बन रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण। अब और इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं जब कैथोड पे, तो करंट कहां से आएगा। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब करंट क्या हो जाता है बच्चों, मैक्सिमम। धीरे धीरे जब पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी बच्चों जब करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, हाँ नोट करिए। क्लियर, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो जल्दी से, फिर मैं आगे चलती हूँ। हाँ बस 1-2 पॉइंट और है फिर छोड़ दूंगी, पर ये टॉपिक पूरा हो जाएगा बेटा। फिर कल डिस्कस, बाकी जो केस डिस्कस करने वो कल डिस्कस कर दूंगी, एक बार टॉपिक को पूरा हो जाने दो। ठीक है, हाँ 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 ठीक है। अभी वैसे टाइम में भी हमारे 10 मिनट बची है। हाँ देखिए, अब अगर मान ले बच्चों इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन इंक्रीज कर दे, है ना, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ
ऑफ लाइट रेडिएशन बच्चों क्या कर दे, इंक्रीज। आई मान लीजिए एक बल्ब था बच्चों 100 वोल्ट का, दूसरा 200 वोल्ट का, फिर 300 वोल्ट का, ठीक है। हाँ, तो जैसे क्या होगा बच्चों सिचुएशन में, ये ग्राफ बताती हूँ अभी आपको। ये एक बार एक ग्राफ बनाइए आप, एक सेकंड देखिए, एक मिनट बेटा, एक मिनट। हेडिंग डाल लो आप लोग, चलिए ये भी बना लो आप, यहाँ पे बना सकते हैं, मैं यही बना देती हूँ, इसी में बना रही हूँ मैं। ये बल्ब क्या है मान लिया 50 वोल्ट का, और ये बल्ब है आपका जिसकी इंटेंसिटी कितनी 100 वोल्ट की, ठीक है। तो सैचुरेटेड करंट, हाँ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के कारण क्या हो रहा है वहां पे चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के कारण क्या हो रहा है वहां पे चेंज हो रहा है। मैं बनाती हूँ इस पॉइंट के ऊपर, मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल समझाती हूँ इस पॉइंट को, एक बार आप लिख लो इसको, मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल में आ रही हूँ, वहां समझाते हैं। हेडिंग डालो स्टॉपिंग पोटेंशियल, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, हेडिंग डालो स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, हेडिंग डालिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। बस ये लास्ट पॉइंट है, ये ढंग से समझ लो, फिर खत्म कर देंगे क्लास को। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बच्चों ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब थी, कैथोड एनोड, ठीक है। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैथोड से एनोड मूव कर रहे हैं। अब हमारे पास देखो कुछ ऐसा एक ग्राफ आएगा, ये करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, ये करंट, ये आपका पोटेंशियल। तो हम कुछ इस तरीके का ग्राफ एक बार नोट करेंगे। देखिए इसे बोलते हैं बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये ग्राफ आया, अभी कुछ भी नहीं आया, अभी मैं बताऊंगी कैसे आया। देखिए अगर हम पहले क्या कह रहे थे सैचुरेशन करंट में कि अगर हम एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल दें, ठीक है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएंगे बच्चों, कैथोड से एनोड। तो मैंने इस ग्राफ की बात करी कि मान लीजिए एक मेटल थी, इसमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में करंट इंक्रीज हो रहा था, क्या हो गया मैक्सिमम। अब मैंने क्या करा बच्चों, अब देखो, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, यहाँ पे क्या दिया मैंने नेगेटिव पोटेंशियल, एनोड पे मैंने क्या दे दिया नेगेटिव पोटेंशियल, मैंने यहाँ पे पोटेंशियल कैसा दे दिया नेगेटिव। तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज कैसा है बच्चों नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इधर मूव कर रहा है, जब पॉजिटिव पोटेंशियल था। इलेक्ट्रिक फोर्स के अंडर दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन एनोड से कहा जा रहा था, कैथोड से कहा जा रहा था बच्चों एनोड, लेकिन अब तुमने एनोड पे क्या दे दिया नेगेटिव पोटेंशियल। इफ वी गिव नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे रिपेल। तो यहाँ पे भी नेगेटिव पोटेंशियल हो गया और इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज कैसा है बच्चों नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा रिपल्सन, और उस रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड नहीं पहुंचेगा, कैथोड से एनोड नहीं पहुंचेगा। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी पोटेंशियल की जिस पर इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड नहीं पहुंचेगा, उसे बोलते हैं बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रॉन्स को एनोड पे पहुंचने पर रोकेगी, एनोड पर पहुंचने से रोकेगी, उसे बोलते हैं बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। रोकने के लिए क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बाहर आ रहा है, उसको रोकने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट वर्क डन करना
उस इलेक्ट्रॉन जिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है उतना ही वर्क उसके बराबर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कैथोड से बाहर निकला तो उसको रोकने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए भाई, वापिस वर्क डन करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट इतना ही मुझे। तो वो वर्क डन क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक में वर्क डन क्या होता है बच्चों, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो ये V नॉट क्या कहलाएगा वहां पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहलाएगा बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड नहीं जाता उसे बोलते हैं बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसा कब होगा, जब हम एनोड पर कैसी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे बच्चों, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताइए इतनी बात समझ आई, फिर इसको लैंग्वेज में लिखते हैं। आ गया? एक बार नोट करो, फिर मैं उसको लैंग्वेज में लिख देती हूँ ये बातें। एक बार आप इनको लिख लो, हाँ, फिर मैं इन सभी जो बातें हिंदी में बोली उनको थ्योरी में लिख देती हूँ। हाँ हाँ, बस एक बार लास्ट पॉइंट पर छोड़ रही हूँ, फिर कल समझाऊंगा आगे। यादविंदर हो गया? हाँ, अटेंडेंस लेके छोड़ रही हूँ, लिखो। हो गया? स्क्रीनशॉट हटा दूं मैं इसको, इधर से बना लो, किसी ने नहीं भी बनाया है तो मैं इधर लिख देती हूँ। इफ वी अप्लाई द नेगेटिव पोटेंशियल at the anode, if we apply the negative potential at the anode with respect to cathode, then photoelectrons are repelled and photoelectric current decreases on further increasing the negative potential, increases the negative potential on the anode, एक बार ये उधर से बना लिया। On the anode यहाँ लिख लेना, a stage is come that electrons cannot reach at the anode. This potential is called stopping potential. कल इसका ग्राफिकल वेरिएशन पढ़ेंगे ना। एक पॉइंट और लिख लो, एक लाइन और बस, एक छोटी सी लाइन, ये इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं। एक छोटी सी लाइन और लिखो। और ये लिख लो, एट दिस पोटेंशियल photoelectric current become zero. At this potential photoelectric current become zero. लिख लो, एक लाइन लिख लो बस, लिख लो फोटोइलेक्ट्रिक स्टॉपिंग पोटेंशियल, फिर मैं कल दे दूँ इसका एक्सप्लेनेशन। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन।
स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये लिख लिया सबने, ये लिख लिया, लिखो उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये स्क्रीनशॉट ले लो नहीं लिया है तो, हाँ लिखो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल depends on the frequency of the radiation and does not depends on the intensity of the light radiation, intensity of the light radiation. Stopping potential depends on the frequency of the light radiation, does not depends on the intensity of the light radiation. इसको कल समझाऊंगी कैसे, ठीक है, हाँ एक बार इसको नोट कर लीजिए.